बारिश वाला प्यार, भाग 2। अगली सुबह राहुल कोर्ट की इजाजत लेकर पहुंच गया थाने और पुलिस हिरासत में लाई गई उस महिला से बात करने लगा जिसे सब सेठ की बीवी समझ रहे थे। इधर सेठ की हत्या की खबर उसके घर तक पहुंची तो सबके पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। घर में रोना धोना शुरू हो गया। सभी इस बात पर ताज्जुब कर रहे थे कि हत्यारा कोई और नहीं सेठ की बीवी है। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, ये सब क्या मामला है। उधर राहुल ने थाने में उस महिला से बात शुरू की। मैडम जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कौन हैं। वह महिला बोली, क्यों, आपने सुना नहीं जो सब कह रहे हैं। मैंने सब सुना, लेकिन मैं जानता हूँ आप वो नहीं है और यही जानने आया हूँ कि आप कौन हैं और किस बात का बदला लिया आपने अवस्थी जी से। क्यों देवता नहीं कहेंगे आप भी, सब लोग तो इसी नाम से पुकारते हैं और आप केवल अवस्थी जी। सही कहा आपने। पहली बात, आप उनकी पत्नी नहीं। दूसरी, आपने अगर उनका खून किया तो किसी बात का बदला ही लिया होगा और बदला कभी देवता से नहीं लिया जाता। आप बताएं असलियत क्या है। उस महिला ने अपना नाम शीतल बताया। इसके बाद उसने राहुल को बताया कि मुझे नहीं मालूम, मुझे कब कौन मुंबई के शेल्टर होम जहां बेघर बेसहारा लोग आसरा पाते हैं मैं छोड़ गया। जब से होश संभाला अपने आप को वहीं पाया। वहां और भी बहुत सी लड़कियां थीं। जब मैं छोटी थी तो अक्सर ऑफिस से लड़कियों के रोने चीखने चिल्लाने की आवाजें आती और साथ में ये भी कोई कहता कि चुप कर हराम की औलाद, वरना यही खत्म कर दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तेरा कोई आगे पीछे भी नहीं जो तुझे बैठकर रोएगा। मैं तब इन बातों को नहीं समझ पाती थी। जब मैं 13 साल की हो गई तो कुछ कुछ बात मुझे भी समझ आने लगी। एक दिन मैं उस शेल्टर में बने मंदिर से पूजा करके रूम की तरफ जा रही थी तो सेठ अवस्थी, इस समय शीतल ने मुंह ऐसे बना लिया जैसे किसी ने मुंह में जहर डाल दिया हो। जो कई अनाथ आश्रम, कई वृद्धाश्रम इत्यादि चलाते थे, जो नारी उत्थान की बड़ी बड़ी बातें करते थे, जिन्होंने न जाने कितनी गरीब लड़कियों का विवाह कराया, वही सेठ उस शेल्टर होम में रोज आया करते थे। उनकी नजर मुझ पर पड़ गई और वार्डन से कहने लगे, रिया जी, ये कोहिनूर कहाँ छिपा रखा था, हमारी तो नजर ही नहीं पड़ी अभी तक इस पर। हमें दिखाना तो चाहिए था, जरा बुलाओ एक झलक देखे तो। वार्डन ने आवाज दी, शीतल बिटिया, जरा इधर आओ, सर को भी प्रसाद दो। मैंने दोनों को प्रसाद दिया तो सेठ ने मेरा गाल थपथपा दिया। दरअसल मैं 13 साल की जरूर थी, मगर कद और शरीर से 16-17 साल की लगती थी। उस पर रंग रूप से भी गदगद थी। अगले दिन वार्डन मेरे पास आए और बोली, शीतल, तुम्हें सर बुला रहे हैं, शायद कोई काम हो, जाओ जरा मिल लो। और हाँ, जरा अच्छे से रेडी होकर जाओ। मैं वार्डन की बात समझ चुकी थी, अब तक इतनी समझ आ गई थी मुझ में। मैंने कहा, माँ, आप तो मेरी माँ हो। वार्डन ने मुझे गले से लगाया और उसकी आंखें भर आईं। बोली, मुझे सब बच्चियां बेटी जैसी ही लगती हैं, लेकिन क्या करूं। इस पेट का सवाल खड़ा हो जाता है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तुझे जाना होगा। मैं मजबूर हूँ, वरना सेठ हमें छोड़ेगा नहीं। और मुझे जाना पड़ा उस सेठ अवस्थी के पास, जो अपनी हवस मिटाने के लिए आतुर बैठा था। मुझे देखते ही टूट पड़ा मुझ पर। मैंने लाख मिन्नतें की, हाथ जोड़े, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। मैं दर्द से तड़पती रही, रोती चीखती चिल्लाती रही। नहीं छोड़ा दरिंदे ने मुझे। और इस तरह अब रोज ही वह मुझे बुलाने लगा। वह बैल बनकर मुझे बंजर धरती समझ मुझ पर हल चलाता रहा। लगभग 2 साल तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं पेट से हूँ। जब सेठ अवस्थी को पता चला तो अबॉर्शन करवाने के लिए कहा, लेकिन अब तक समय निकल चुका था। डॉक्टर ने कहा कि समय अधिक हो गया है। अगर इस समय अबॉर्शन कराया तो लड़की की जान को भी खतरा हो सकता है। इस पर सेठ फिर भी जिद पर था कि अबॉर्शन कराया जाए। अगर लड़की मरती है तो मर जाए। मैं नहीं मरना चाहती थी, नहीं अबॉर्शन कराना। मैं उस शेल्टर होम से भाग निकली। इसमें वार्डन ने मेरा साथ दिया ताकि मैं आगे अपनी जिंदगी अपने लिए जी सकूं। मैं मुंबई से भागकर दिल्ली चली गई। वहां रेलवे स्टेशन पर एक भला योगेश आदमी मिल गया, जिसने मुझे सहारा दिया और बहन की तरह मेरी देखभाल की। मैं उसकी मदद करने के लिए छोटे मोटे काम करने लगी। मुझे परी जैसी बेटी पैदा हुई। उसका नाम मेरे नाम से श और मेरे मुंह बोले भाई के नाम योगेश से ये लेकर हमने शाइनी नाम रखा। योगेश का भी परिवार था, तो मैंने सोचा कि आगे चलकर कोई बच्चों की वजह से परेशानी ना आए, इसलिए मैं अलग घर में रहने लगी
और भाई ने मुझे काम पर भी लगवा दिया था। मैंने अपनी बेटी शाइनी को पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पर खड़ा किया। अब तक मैं पिछले सब दुख भूल चुकी थी। शाइनी पढ़ाई में होशियार, बहुत ही लायक बेटी थी। एमबीए करते ही अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। अभी 15 दिन पहले ही मुंबई ट्रांसफर हुआ। जब से मुंबई ट्रांसफर हुआ, तब से ही एक अजीब सा डर मेरे दिल में था। मैं शाइनी को मुंबई नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन उसके भविष्य की सोच कर चुप रह गई। और तब योगेश भी कहने लगा, जी जी, शाइनी बड़ी हो गई है, भला बुरा सब जानती है, उसे जाने दो, जी लेने दो अपनी जिंदगी उसे। लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी। इतना कहकर शीतल चुप हो गई और एक ही सांस में सामने रखा गिलास का पूरा पानी पी गई। उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ मैडम, क्या आप यहाँ और सेठ का खून? आप तो दिल्ली में रहती है ना? हाँ, मैं अभी तक दिल्ली में ही थी। सोचा एक बार शाइनी की सेटिंग हो जाए, तो फिर मैं भी बेटी के पास जाकर रहूंगी। रोज रात को फ्री होकर हम माँ बेटी खूब सारी बातें किया करते थे। जब कभी शाइनी मीटिंग से लेट हो जाती, तो मुझे मैसेज करके बता देती कि आज लेट बात करेंगे। और हम तब बात करते जब वो फ्री हो जाती, मैं तब तक जागती रहती।